दोनों देश युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं और अगर तनाव यूं ही बढ़ता गया, सवाल ये उठता है कि दुनिया के जब सभी देश दो धुरियों में बंटने के लिए उतावले दिख रहे थे, तब भारत कहाँ था। इसी दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया। तो सहयोगी होने के नाते उसे बताया क्यों नहीं, और यहीं से शुरू हो गया नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल त्रिपाठी। बीते कुछ दिनों से यूक्रेन और रशिया के बीच का बढ़ता हुआ तनाव दुनिया भर के लिए तीसरे विश्व युद्ध की आहट का संकेत कर रही है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया दोनों देश युद्ध की दहलीज पर खड़े हैं और अगर तनाव यूं ही बढ़ता गया तो भारत को भी दो मोर्चों पर अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि महायुद्ध का खतरा अब सिर उठाने लगा है। एक दूसरे पर दोनों देश कब हमला करके बम बरसाने लगे, तोपगोलों की गूंज सुनाई देने लगे, न्यूक्लियर अटैक हो जाए, अब इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 20 फरवरी यानी कि कल या उसके बाद कभी भी दोनों देश एक दूसरे पर हमला करके तीसरे विश्व युद्ध की जंग का ऐलान भी कर सकते हैं। अब इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझते हैं। दरअसल ये डायरेक्ट फाइट हम कह सकते हैं कि यूक्रेन वर्सेस रूस है, लेकिन यूक्रेन यहाँ पर सिर्फ मोहरा बना हुआ है। पर्दे के पीछे का असली खिलाड़ी कोई और है और वो अमेरिका है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये लड़ाई रूस वर्सेस अमेरिका ज़्यादा मैटर करती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर दोनों देशों के बीच में जंग होती है, युद्ध छिड़ जाता है, तो भारत का क्या रोल रहने वाला है, क्योंकि इस समय दोनों देश, चाहे वो रूस हो या अमेरिका, भारत की ओर एक उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं और ये भी चाहते हैं कि भारत उनकी ओर से बैटिंग करे। और इस सब का सबसे बड़ा कारण है भारत की इंडियन आर्मी का मजबूत होना, और इसका लोहा तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे मजबूत राष्ट्र भी मान चुके हैं। लेकिन भारत के लिए कोई आसान रास्ता तो होने वाला है नहीं कि हम किसी एक देश को इग्नोर करके दूसरे देश के साथ हाथ मिला लें, क्योंकि हमारे जो संबंध रूस के साथ हैं वो तो जग जाहिर हैं, हर एक देश का बच्चा बच्चा जानता है, और हमारे रिश्ते जो अमेरिका के साथ हैं वो भी किसी से छुपे हुए नहीं हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर युद्ध के समय में भारत को रुझान किसी एक देश के पक्ष में होता है, तो इससे हमारे लिए, हमारे हिंदुस्तान के लिए क्या नफ़ा नुकसान हो सकते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या कहती है, हमारे जो और कंट्रीज़ के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। और हम इन सभी सवालों के जवाब तक पहुंचने से पहले हमें इस कॉन्फ्लिक्ट के जड़ तक पहुंचना होगा, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष को निकालना हमारे हिसाब से ठीक रहेगा। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच के टकराव का सबसे बड़ा कारण है नाटो। अब नाटो को समझने के लिए हमें दूसरे विश्व युद्ध के कालखंड की ओर रुख करना पड़ेगा। हालांकि हुआ यूं था कि 1939 से लेकर 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध चला, जहां पर सोवियत संघ, अमेरिका और फ्रांस ने जर्मनी और जापान और इटली के खिलाफ जमकर युद्ध किया। इसी दौरान अमेरिका ने जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया और इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध भी खत्म हो गया। हालांकि यूएसएसआर को यहाँ पर एक बात चुभ गई कि अमेरिका के पास इतने घातक हथियार थे, तो सहयोगी होने के नाते उसे बताया क्यों नहीं, और यहीं से शुरू हो गया कोल्ड वॉर। दोनों देश दुनिया के अन्य देशों को अपने पाले में करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने लगे। यही वह समय था जब नाटो नाम के एक संगठन का जन्म हुआ और इसे अमेरिका ने 12 देशों के समर्थन के साथ बनाया। 1949 में जन्मे नाटो में 12 देश थे, लेकिन समय के साथ अन्य देश भी इससे जुड़ते गए और अब ये 30 देशों का एक मजबूत संगठन बन गया है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, कनाडा, नीदरलैंड, आइसलैंड, रोमानिया और कह सकते तजाकिस्तान, कजाकिस्तान जैसे मजबूत राष्ट्र शामिल हैं। और इसमें 3 देश इस्तोनिया, लातविया और नॉर्वे ऐसे देश हैं जिसकी सीमा रूस के साथ लगती है। हालांकि ये सीमा बेहद कम है। दरअसल नाटो की स्थापना सुरक्षा के मद्देनजर की गई थी। इसके सदस्य देशों का उद्देश्य था कि अगर कोई भी बाहरी देश
नाटो के मेंबर देशों पर हमला करता है तो हम सभी उसका मिलकर के मुकाबला करेंगे। यानी कि सीधा सीधा कहें तो अगर कोई भी देश नाटो के सदस्य देशों पर हमला करता है तो उस हमले को अमेरिका पर हमला माना जाएगा। वहीं रूस ने भी दुनिया के कुछ देशों को अपने साथ मिला करके एक नया संगठन का निर्माण कर लिया, जिसे WTO यानी कि वर्सा ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना गया। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया के जब सभी देश दो धुरियों में बंटने के लिए उतावले दिख रहे थे, तब भारत कहाँ था? तो इसका जवाब ये है कि भारत ने तीसरा मोर्चा बना लिया, जिसे NAM यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम से जाना गया। दरअसल ये उन देशों का संगठन था जो ना तो अमेरिका के पक्ष में थे और ना ही रूस के। अब 1991 तक रूस और अमेरिका ने एक दूसरे को खत्म करने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अमेरिका यहाँ पर बाजी मार ले गया, यानी कि वो सफल हो गया। 1991 में रूस के नेतृत्व वाली USSR की अर्थव्यवस्था खस्ता हो चुकी थी और उसके कई इलाकों में असहमति बनने के कारण उसे 15 टुकड़ों में बंटना पड़ा, यानी कि 15 हिस्से अलग होकर के 15 नए देश बन गए। और इन्हीं में से एक देश है यूक्रेन, जिसको लेकर पूरी दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। हालांकि 1991 में USSR से अलग होने के बाद भी यूक्रेन रूस के साथ खड़ा था, लेकिन विवाद की शुरुआत तब हुई जब रूस ने 2014 में यूक्रेन की एक जगह जिसे क्रीमिया नाम से जाना जाता है उस पर हमला कर दिया और उसे अपने में मिला लिया। यूक्रेन को लगा कि अगर हम अभी नहीं जागे तो रूस हमें पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेगा, और इसी डर के कारण से उसने नाटो के साथ सदस्यता लेने की योजना बनाई। और उसे लगा कि अगर वो नाटो का मेंबर बन जाएगा तो रूस उस पर कभी हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि नाटो पर हमला यानी कि अमेरिका पर हमला। और रूस को भी ये बात अच्छे से पता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो फिर नाटो रूस की सीमा तक एक लंबी पहुंच बना लेगा और फिर कुछ भी ऊपर नीचे होने पर सभी 31 देश उस पर हमला कर देंगे। और यही कारण है कि वो अमेरिका से कह रहा है कि आप इस विवाद से दूर रहें, ज़्यादा बड़ी अम्मा न बने और यूक्रेन को नाटो में एंट्री न दें। लेकिन 2021 में नाटो चीफ और यूक्रेन के प्रेसिडेंट के बीच एक मुलाकात होती है। इधर नाटो की सक्रियता को देख रूस ने सीमा पर अपनी फौजों को तैनात करना शुरू कर दिया। हाल ही की बात करें तो यूक्रेन की सीमा पर रूस ने 1.5 लाख से भी ज़्यादा सैनिक, जंगी जहाज, टैंक, मिसाइल्स, गोला बारूद समेत कई अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती भी कर दी है। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन रूस झगड़े के बीच में अब चीन भी कूद आया है। चीन आधिकारिक रूप से तो अभी यही कह रहा है कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए, लेकिन वो ये कहने से भी नहीं चूकता कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए। चीन कभी भी सीधे टकराव की ओर आगे नहीं बढ़ता, उसके केंद्र में हमेशा अर्थव्यवस्था घूमती है और अर्थव्यवस्था का नफा नुकसान तय करने के बाद ही वो आगे की रणनीति बनाता है। दूसरी तरफ पुतिन के लिए जो संकट खड़ा हो गया है वो ये है कि यूरोप के अब हर एक देश को लगने लगा है कि अगर आज यूक्रेन के भविष्य का निर्माता रूस बन गया तो फिर कल उनकी भी बारी आ सकती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक रूस और चीन की नज़दीकियां भारत के लिए चिंता का सबब बन सकती हैं। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है, जहां पर दोनों ओर से मिलाकर करीब 1 लाख सैनिक सीमा पर तैनात हैं। वहीं भारत चीन से निपटने के लिए ज़्यादातर अपने जो हथियार हैं वो रूस से खरीदता है। अगर हम अभी की बात करें वर्तमान परिप्रेक्ष्य की, तो करीब 60% हथियार रूसी मूल के हैं। तो युद्ध के समय में चीन कोई एक ऐसी भी शर्त रख सकता है कि वो उसका खुला समर्थन करेगा, उसके साथ भी लड़ेगा, लेकिन इसके लिए रूस को भारत के जो रक्षा सौदे हैं उसको ख़त्म करना पड़ेगा, और जिसमें सबसे अहम है S-400 मिसाइल सिस्टम का आना, जो चीन के लिए काल बनकर के लिए आई है। और वहीं दूसरी ओर देखें तो चीन के साथ चल रहे तनाव में अमेरिका ने भी भारत की पूरी मदद की है, तो ऐसे में अमेरिका के साथ रिश्ते भी रखने बड़े अहम हैं। अब आते हैं अपने मूल सवालों पर कि भारत का रुख क्या होना चाहिए। देखिए, भारत की कोशिश यही होनी चाहिए कि अमेरिका और रूस द्विपक्षीय संवाद के जरिए ही कोई समाधान निकालें। अगर नाटो का सदस्य नहीं बनने पर यूक्रेन की अस्मिता बनी रहती है और इससे रूस का भी ईगो शांत होता है, तो फिर बात आगे बढ़नी चाहिए। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और रूस के बीच तनातनी, रूस और चीन की गलबहियाँ, पाकिस्तान के करीब आता रूस जैसी परिस्थितियां बन रही हैं या बन गई हैं,
चीन का दुश्मन नंबर 1 भारत के लिए अमेरिका है मजबूरी और रूस है ज़रूरी वाले कूटनीतिक फॉर्मूले के अलावा और तो कोई रास्ता हमें दिखाई नहीं देता। आपकी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पिन करें। देखते रहिए हमारा चैनल गोपाल त्रिपाठी व्यूज़। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।